तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2021 में आई एक बॉडी हॉरर फीचर मूवी द सीड को। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है सैम वॉकर ने, जो कि उनका डायरेक्शनल डेब्यू है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अजीब है, वियर्ड भी है, तो आपको देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम 3 जवान लड़कियों को देख पाते हैं जिनके नाम शार्लेट, हेदर और डीड्रा होता है, जो कि वीकेंड्स को एंजॉय करने के लिए किसी रिजॉर्ट में आए हुए थे, जो कि शहर से काफी दूर एक काफी डेजर्टेड एरिया में लोकेटेड था। ये रिजॉर्ट हेदर के पिता का होता है और हेदर चोरी छुपे यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आई हुई थी। हेदर यहाँ शार्लेट और डीड्रा को वार्न भी करती है ताकि रिजॉर्ट की किसी भी चीज को नुकसान ना पहुंचे, जिससे कि हेदर के वहां आने की बात उसके पिता को पता ही ना चल पाए। अब डीड्रा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है और रिजॉर्ट में आते ही वो अपने फॉलोअर्स को उस जगह के बारे में बताने लगती है और फिर डीड्रा सभी को शार्लेट के बारे में भी बताती है कि शार्लेट कितनी नॉर्मल लड़की है। इनफैक्ट डीड्रा इतनी ज्यादा मटेरियलिस्टिक थी कि वो शार्लेट के पुराने फोन को इस्तेमाल करने की बात को लेकर उसका मजाक भी उड़ा देती है। दरअसल बात ये थी कि यहाँ पर ये लोग पर्टिकुलर रीजन की वजह से भी आए थे, जहाँ पर आज मीटियोर शावर होने वाला था, जिसको देखने के लिए शार्लेट, डीड्रा और हेदर काफी एक्साइटेड थे। अब रिजॉर्ट में आने के बाद शार्लेट, डीड्रा और हेदर काफी एंजॉय करते हैं और फिर रात में शार्लेट और हेदर मीटियोर शावर को देखकर काफी मस्ती कर रहे थे। पर दूसरी तरफ डीड्रा काफी परेशान होती है क्योंकि वो अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि फोन के सारे सिग्नल्स चले गए थे, जिसके कारण से डीड्रा अपने फैन से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी और यहाँ पर वो शावर को भी नहीं दिखा पाती। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो काफी मटेरियलिस्टिक थी और दुनिया को दिखावा करती थी, तभी एज एन ऑडियंस हम ये नोटिस कर पाते हैं कि ये तीनों जिस मीटियोर शावर को देखकर एंजॉय कर रही थी, वो नॉर्मल मीटियोर शावर से काफी ज्यादा अलग था। खैर अब इस चीज को देखने के बाद में शार्लेट, डीड्रा और हेदर ड्रिंक करने लगते हैं और फिर से एंजॉय करते हैं कि तभी उस रिजॉर्ट के पूल में आसमान से कुछ आकर गिरता है, जिसको देखकर वो सभी काफी डर गए थे। जब शार्लेट, हेदर और डीड्रा उस अजीब सी चीज को देखने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो वो चीज उन्हें किसी बड़े से स्टोन की तरह दिखाई देती है, जिससे कुछ काले टाइप का फ्लूइड टाइप मटेरियल बाहर निकल रहा था। अब हेदर ये देखकर काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उस चीज से वो जो काला फ्लूइड निकल रहा था, उससे स्विमिंग पूल का पानी गंदा हो गया था, जिसके चलते उसके पिता उस पर काफी गुस्सा करने वाले थे क्योंकि वो बिना बताए यहाँ पर आ गई। फिर हेदर डीड्रा को उस चीज को वहां से निकालने के लिए हेल्प मांगती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर उस अजीब सी चीज को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। उस चीज को देखकर शार्लेट, डीड्रा और हेदर को लगता है कि शायद वो किसी मीटियोर का ही पार्ट होगा, पर तभी उस अजीब चीज से काफी बुरी स्मेल आने लगती है, जिस पर डीड्रा ये कहती है कि वो अजीब सी चीज कुछ और नहीं बल्कि पूप है, यानी कि टट्टी है, और एरोप्लेन से उन्हें ऐसे ही फ्रीज करके फेंक दिया जाता है जब वो एरोप्लेन में फुल हो जाती है। पर डीड्रा की बातों को हेदर और शार्लेट इतना सीरियसली नहीं लेते। फिर शार्लेट यहाँ पर डीड्रा और हेदर से ये कहती है कि हो सकता है कि शायद वो अजीब सी चीज एक बेबी आर्मेडिलो होगा, क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। लेकिन तब तक के लिए वो स्ट्रेंज चीज को वहीं पर छोड़ देते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब हेदर इस बात से अभी भी परेशान थी कि उस अजीब सी चीज ने उसके पिता के पूल को गंदा कर दिया है और जब उसके पिता को इसके बारे में पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अब रूम में जाने के बाद शार्लेट, डीड्रा और हेदर फिर से ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के दौरान ही शार्लेट एक किताब से आर्मेडिलो के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। फिर ड्रिंक करने के बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन शार्लेट वहीं पर थोड़ी देर और किताब पढ़ने के लिए रुक जाती है। पर जाते जाते डीड्रा शार्लेट को उस स्ट्रेंज चीज से दूर रहने के लिए भी कहती है। फिर अगली सुबह जब शार्लेट, डीड्रा और हेदर जब अपने मोबाइल्स को चेक करते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनमें से किसी के मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा अजीब चीज थी। अब इन सब को देखकर शार्लेट, डीड्रा और हेदर को ये बताती है कि हो सकता है कि शायद उनके मोबाइल इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि रात में मीटियोर शावर हुआ था, जिसकी वजह से वहां पर मैग्नेटिक मात्रा काफी बढ़ गई होगी, जिस पर हेदर और डीड्रा कुछ ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं देते। अब बात करने के दौरान ही शार्लेट, डीड्रा और हेदर को रात में मिले उस अजीब सी चीज के बारे में याद दिलाते हैं और फिर जब वो उस अजीब सी चीज को चेक करने के लिए जाते हैं तो वो अजीब चीज अपनी जगह पर नहीं थी और ये देखकर शार्लेट, हेदर और डीड्रा काफी शॉक्ड हो गए थे। अब इन तीनों को ये लगता है कि शायद उस चीज को कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया होगा और वो उसके ड्रैग मार्क्स का पीछा भी करते हैं और पीछा करते करते ये तीनों ही रिजॉर्ट के गार्डन में पहुंच गए थे, जहां पर उनको वो अजीब सी चीज मिल जाती है। अब यहाँ इन तीनों को ये पता चलता है कि वो चीज जो कुछ भी है वो जिंदा है और अब वो एक एलियन क्रीचर जैसा दिख रहा था। डीड्रा यहाँ उस अजीब चीज से बात करने की कोशिश करती है, पर तभी वहां पर ब्रेट नाम का एक यंग लड़का आ जाता है जो कि उसी रिजॉर्ट का गार्डनर था।
तभी डीड्रा शार्लेट और हेदर को ब्रेट से मदद मांगने के लिए कहती है, जिसको सुनने के बाद में हेदर ब्रेट से हेल्प मांगती है कि ब्रेट उस चीज को वहां से उठाने में उनकी हेल्प करे, पर ब्रेट इस काम को करने के लिए साफ इनकार कर देता है। फिर हेदर इस काम को करने के लिए ब्रेट को कुछ पैसे भी ऑफर करती है, जिस पर ब्रेट पैसों के साथ साथ एक किस भी मांगता है और शार्लेट यहाँ ब्रेट को किस करने के लिए रेडी हो जाती है। अब शार्लेट जब ब्रेट को किस करती है तो उसे काफी स्पेशल फील होता है, क्योंकि ये शार्लेट की पहली किस थी और इसके बाद ब्रेट उस क्रीचर को वहां से हटाने के काम करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर ब्रेट उस अजीब चीज को वहां से हटाने की कोशिश करने लगता है, पर जैसे ही ब्रेट उस क्रीचर को हटाने के लिए आगे बढ़ता है वैसे ही वो क्रीचर काफी तेज आवाज में चिल्लाने लगता है, जिससे डर कर ब्रेट वहां से भाग जाता है। मतलब कि यहाँ पर ब्रेट ने पैसे भी ले लिए, किस भी ले ली, लेकिन काम भी नहीं कर पाया। खैर, अब ब्रेट के वहां से भाग जाने के बाद में ये तीनों खुद से ही उस क्रीचर को वहां से हटाने का डिसाइड करते हैं, पर जब वो उस क्रीचर को वहां से हटाने की कोशिश करते हैं तो वो क्रीचर उन तीनों से नहीं उठ पा रहा था, क्योंकि वो क्रीचर काफी भारी था, काफी डेंस था, जिसके कारण ये तीनों मिलकर भी उस क्रीचर को वहां से हटा ही नहीं पाते। इन सबके बाद ये तीनों उस क्रीचर को वहीं छोड़ने का डिसाइड करते हैं और फिर से अपने वीकेंड को एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन शार्लेट को अभी भी उस क्रीचर की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो क्रीचर अभी एक न्यू बॉर्न बेबी जैसा था। फिर जब रात में शार्लेट, डीड्रा और हेदर सो रहे थे, तब शार्लेट को उस क्रीचर के स्क्रीम करने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो उसको चेक करने के लिए जाती है। उस क्रीचर के पास जाने के बाद शार्लेट देखती है कि वो क्रीचर अभी भी स्क्रीम कर रहा होता है, जिस पर शार्लेट रूम में वापस से हेदर को जगाने के लिए चली जाती है, लेकिन हेदर जो होती है वो उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है और फिर शार्लेट को अकेले ही वापस से उस क्रीचर के पास आना पड़ता है। शार्लेट को ऐसा लग रहा था कि शायद वो क्रीचर भूखा होगा और इसलिए इतनी जोर से वो स्क्रीम कर रहा है, और इसलिए शार्लेट उसे रूम के अंदर लेकर चली जाती है। पर यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि इससे पहले ये तीनों मिलकर भी इसको नहीं उठा पाए थे, और अभी शार्लेट अकेले ही उस क्रीचर को उठाकर रूम तक बड़ी आसानी से ले आई। अब रूम के अंदर उस क्रीचर को लाने के बाद शार्लेट उसे मिल्क भी फीड करवाती है, और अब हम ये देख पाते हैं कि शार्लेट धीरे धीरे उस क्रीचर की तरफ आकर्षित होने लगी थी। अगली सुबह डीड्रा शार्लेट पर उस क्रीचर को रूम के अंदर लाने के कारण से काफी गुस्सा थी, और उस क्रीचर को देखकर हेदर भी शार्लेट के ऊपर काफी गुस्सा करती है और उस क्रीचर को बाहर ले जाने के लिए बोलती है। जिसके बाद शार्लेट उस क्रीचर को रूम से बाहर ले जाने के लिए आगे बढ़ी ही थी, पर तभी वो क्रीचर काफी जोर से स्क्रीम करता है, जिसके कारण शार्लेट उस क्रीचर को रूम से बाहर नहीं ले जा पाती। अब ये सब देखकर डीड्रा शार्लेट पर और ज्यादा गुस्सा करने लगती है और शार्लेट को टाउन जाकर किसी एनिमल कैचर को लाने के लिए और उन सब के फोन्स ठीक करवाने के लिए बोलती है। फिर हेदर ये डिसाइड करती है कि वो और शार्लेट उसके डैड की एक बग्गी में उनके नेबर एडना के पास जाकर उससे टाउन तक जाने के लिए हेल्प मांगेंगे। जिसके बाद शार्लेट और हेदर दोनों ही एडना के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ डीड्रा रिजॉर्ट में अकेली थी और सोने की कोशिश कर रही थी, पर उस क्रीचर की आवाजों की वजह से वो सो नहीं पाती। खैर, अब इस क्रीचर से तंग आकर डीड्रा उस क्रीचर को रेड पॉइजन देकर मारने का सोचती है, पर जब डीड्रा उस क्रीचर को मारने के लिए आगे जाती है तभी वो डीड्रा को ही हिप्नोटाइज कर लेता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। तभी हम हेदर और शार्लेट को एडना के कैबिन के पास देखते हैं, जहां पर हेदर और शार्लेट को कोई नहीं मिलता। तभी उन्हें वहां पर पीछे रात के मीटियोर शावर के बारे में की गई रिसर्च के पेपर्स मिलते हैं, यानी कि एडना उन्हीं अजीब मीटियोर शावर के बारे में रिसर्च कर रही थी। पर शार्लेट और हेदर को उन रिसर्च पेपर्स में कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो वापस रिजॉर्ट आ जाते हैं। इधर जब शार्लेट और हेदर वापस रिजॉर्ट आते हैं तो उन्हें डीड्रा का बर्ताव काफी अजीब लगता है, जैसे कि डीड्रा पहले से काफी ज्यादा रिलैक्स हो गई थी और अब डीड्रा को उस क्रीचर के वहां रहने से भी कोई दिक्कत नहीं थी, जिसको देखकर शार्लेट और हेदर काफी हैरान रह जाते हैं। डीड्रा के अंदर अब धीरे धीरे काफी अजीब चेंजेस आ गए थे। वो अब पहले से काफी ज्यादा खाना खाने लगी थी और खाना खाने के बाद ही डीड्रा एक्सरसाइज भी करने लगती है। वो इतनी एक्सरसाइज करती है कि एक्सरसाइज करते करते उसे सुबह से शाम हो जाती है। फिर उसी रात जब सब सो रहे होते हैं तभी हेदर को डीड्रा की आवाज सुनाई देती है। आवाज को सुनकर हेदर डीड्रा को देखने के लिए जाती है, पर जब वो डीड्रा के रूम में पहुंचती है तो हेदर शॉक्ड रह गई थी। हेदर देखती है कि डीड्रा उसी क्रीचर के साथ काफी पैशनेटली इंटीमेट हो रही थी और अब उस क्रीचर की पूरी बॉडी काफी बड़ी हो चुकी थी और उसके काफी बड़े बड़े टेंटिकल्स भी आ चुके थे, जिसको देखकर हेदर काफी डर जाती है। पर जैसे ही हेदर उस क्रीचर की तरफ देखती है तो उसको कुछ अजीब सी लाइट्स के विजुअल्स दिखाई देते हैं और फिर हेदर भी उस क्रीचर के साथ इंटीमेट होने लगी थी। बेसिकली उस क्रीचर ने यहाँ डीड्रा की ही तरह हेदर को भी हिप्नोटाइज कर दिया था और इसी वजह से हेदर भी डीड्रा की तरह ही उस क्रीचर के साथ इंटीमेट होने लगी। अब हेदर जब उस क्रीचर के साथ इंटीमेट हो रही होती है तब उसे कई सारे विजुअल्स दिखाई देते हैं, जिसके अंदर हेदर डीड्रा को किसी एलियन क्रीचर के साथ इंटीमेट होते हुए देखती है और बाद में फिर हेदर खुद भी उस एलियन क्रीचर के साथ इंटीमेट होने के विजुअल्स को नोटिस करती है। इसके अलावा वो अपने विजन्स में बहुत सी स्ट्रेंज लाइट्स को देख रही थी। फिर अगले दिन शार्लेट हेदर में भी कुछ चेंजेस को नोटिस करती है। अब
हेदर और डीड्रा दोनों ही उस जगह से वापस जाने को तैयार ही नहीं थे और वो उस एलियन क्रीचर को भी वहां से बाहर नहीं करना चाहते थे, जिसको सुनकर तो शार्लेट काफी हैरान रह जाती है। शार्लेट उन दोनों को समझाती है कि अगले दिन उसकी जॉब है और अगर वो उसमें नहीं गई तो उसकी जॉब चली जाएगी, लेकिन डीड्रा और हेदर शार्लेट की बातों पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। शार्लेट हेदर और डीड्रा की बातों को सुनकर वहां से गुस्से में हेदर के डैड की बग्गी को लेकर एडना के पास जाने के लिए निकल पड़ती है ताकि वो एडना के ट्रक को लेकर वापस टाउन जा पाए। अब जब शार्लेट एडना के कैबिन में जाती है तो शार्लेट एडना के मीटियोर शावर पर की गई रिसर्च पेपर्स के अंदर ही उस क्रीचर के एक स्केच को देखती है, जहां पर शार्लेट को पता चलता है कि वो क्रीचर असल में एक एलियन है और वो क्रीचर मीटियोर शावर से ही वहां पर आया है। इन सब को देखकर वो काफी हैरान रह जाती है कि तभी उसे एक वॉल के अंदर गन फायर का होल दिखाई देता है और जब शार्लेट बाहर जाकर देखती है तो उसे एडना की डेड बॉडी दिखाई देती है और ये देखकर वो बहुत डर गई थी और वो वापस से अपने दोस्तों के पास चली जाती है। अब हम रिजॉर्ट के अंदर हेदर और डीड्रा के बर्ताव में और भी ज्यादा बदलाव देखते हैं, जहां पर डीड्रा स्विमिंग पूल के अंदर काफी अजीब बर्ताव कर रही थी, वहीं हेदर जो होती है वो कच्चे अंडों को खाने लगती है। हेदर और डीड्रा के पास वापस आने के बाद शार्लेट उन्हें एडना और उस क्रीचर की रियलिटी से रूबरू करवाती है, लेकिन डीड्रा और हेदर शार्लेट की बातों को सुनती नहीं है, जिसको देखकर शार्लेट को उस एलियन क्रीचर पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि शार्लेट को लगता है कि इन सब का रीजन वही है और फिर शार्लेट उस एलियन क्रीचर को मारने के लिए उसके पास जाती है। पर जैसे ही वो उस एलियन क्रीचर के पास जाती है वैसे ही वो एलियन शार्लेट को भी सेड्यूस करने लगता है और शार्लेट को भी हेदर की ही तरह ही कई सारे विजन्स आते हैं, जिसके अंदर वो कई सारे स्पेसशिप्स को देखती है। पर कुछ ही देर में शार्लेट वापस अपने होश में आ गई थी और वो वहां से निकलने लगती है। फिर शार्लेट हेदर और डीड्रा के पास जाकर उनसे उस एलियन क्रीचर के बारे में पूछती है, जिस पर डीड्रा शार्लेट को बताती है कि वो एलियन क्रीचर उसके और हेदर के लिए काफी स्पेशल है और जब से वो उस एलियन के साथ इंटीमेट हुए हैं तब से वो काफी स्पेशल फील कर रहे हैं। लेकिन शार्लेट यहाँ डीड्रा को पुलिस को बुलाने के लिए कहती है ताकि वो उस एलियन क्रीचर को कैप्चर करवा कर वहां से जा सके, पर डीड्रा शार्लेट की बातों को नहीं सुनती और शार्लेट पर उल्टा गुस्सा करने लगती है। लेकिन तभी हेदर देखती है कि डीड्रा का स्टमक काफी बड़ा होता जा रहा था, जिसको देखकर तो हेदर काफी डर जाती है और तभी सेम टाइम पर हेदर के साथ भी वैसा ही होने लगता है। अब हेदर और डीड्रा के जो पेट थे वो काफी बड़े हो गए थे, साथ ही साथ उनके मुंह और आंखों से किसी तरह का काला लिक्विड आने लगा था, जिससे डीड्रा और हेदर को काफी दर्द होता है। ये सब देखकर शार्लेट बहुत डर जाती है और उसके बाद शार्लेट उस एलियन क्रीचर को मारने के लिए जाने लगती है, पर डीड्रा और हेदर उस एलियन क्रीचर को बचाने के लिए शार्लेट पर ही हमला कर देते हैं, जिससे कि शार्लेट बेहोश हो गई थी। यानी कि ऐसे हालातों में भी वो उस क्रीचर को बचाना चाहते थे। यानी कि ये किस हद तक की ताकत थी, किस हद तक का हिप्नोटिज्म था, आप सोच सकते हो। अब जब शार्लेट वापस होश में आती है तो वो एलियन क्रीचर फिर से शार्लेट को कुछ विजन्स दिखाता है, जिसके अंदर शार्लेट देखती है कि उस एलियन क्रीचर ने डीड्रा और हेदर का इस्तेमाल किया था ताकि वो उनकी हेल्प से और एलियन बेबीज को बॉन्ड कर पाए और पूरे अर्थ को कैप्चर कर सके। अब शार्लेट ये सब देखकर काफी गुस्सा हो गई थी और वो एक बैट की हेल्प से उस एलियन क्रीचर को मार डालती है। शार्लेट अब ये समझ जाती है कि अगर अब वो अपने फ्रेंड्स को नहीं मारेगी तो हेदर और डीड्रा बहुत सारे बेबी एलियंस को जन्म दे देंगे, जिसके बाद वो सभी एलियंस पूरे धरती को कैप्चर कर सकते हैं। यानी कि एक एलियन ने ऐसा किया तो सोचो वहां पर और भी अगर एलियंस ऐसे आएंगे तो इसके चलते होगा ये कि वहां पर और भी ज्यादा ऐसे एलियंस पैदा हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये फीमेल्स के साथ इंटीमेट होंगे और उनकी तादाद बढ़ती रहेगी। इसलिए शार्लेट अब अपने ही दोस्तों को मारने के लिए निकल पड़ती है। सबसे पहले शार्लेट हेदर को बग्गी से टक्कर मारती है, जिससे कि हेदर नीचे गिर पड़ती है, पर हेदर वापस शार्लेट पर हमला कर देती है, लेकिन वो एक बैट की हेल्प से हेदर के सर पर मार देती है, जिससे कि हेदर की मौत हो जाती है। फिर शार्लेट को आगे डीड्रा भी भागते हुए दिखाई देती है और वो बग्गी से डीड्रा का पीछा करने का सोचती है, लेकिन बग्गी शुरू नहीं होती। फिर शार्लेट उसको खत्म करने के लिए उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन डीड्रा उल्टा शार्लेट पर ही हमला करने लगती है कि तभी वहां पर एक काउबॉय आ जाता है जो कि डीड्रा और शार्लेट को लड़ते हुए देख लेता है। अब काउबॉय को ऐसा लग रहा था कि शार्लेट डीड्रा को मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो काउबॉय शार्लेट के शोल्डर पर शूट कर देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। फिर वो काउबॉय डीड्रा को बचाने के लिए उसे अपने साथ ले जाने लगता है, पर डीड्रा जो होती है वो उल्टा उसी काउबॉय को खत्म कर देती है। अब दूसरी तरफ जब शार्लेट को होश आता है तो वो देखती है कि वो काउबॉय अब खत्म हो चुका था। फिर शार्लेट उसी की कार से उसकी गन को निकालती है और तभी शार्लेट की नजर डीड्रा पर पड़ती है, जो कि बेबी एलियंस को बर्थ देने ही वाली थी, और हम नोटिस कर पाते हैं कि डीड्रा भी अब एक क्रीचर में परिवर्तित हो रही थी। डीड्रा अब शार्लेट से कहती है कि वो काफी स्पेशल फील कर रही है और तभी शार्लेट डीड्रा को शूट करके खत्म कर देती है, जिससे कि कोई भी एलियन बेबी बॉर्न नहीं होते। और तभी वहां पर शार्लेट फिर से मीटियोर शावर को देखती है और एज एन ऑडियंस हम ये समझ सकते हैं कि वो कोई मीटियोर शावर नहीं है बल्कि
एलियन स्पेसशिप्स हैं जो कि एलियन बेबीज को एज अ सीड धरती पर छोड़ जाते हैं ताकि वो धरती पर धीरे धीरे यहाँ की फीमेल्स के साथ में पॉपुलेशन बढ़ाकर अर्थ को कैप्चर कर पाए। एंड आई पर्सनली बिलीव कि यहाँ पर जो एडना थी हो सकता है कि शायद से उसने खुद को ही खत्म कर लिया होगा ताकि वो इन एलियन बेबीज को जन्म ना दे पाए, या फिर हो सकता है कि उस एलियन ने यहाँ पर उसको हिप्नोटाइज कर लिया होगा जिसके चलते उसने खुद को ही खत्म कर लिया। और बूम, इसी के साथ में द सीड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द सीड फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी, पसंद आई होगी। और इसी तरह की मैंने एक और फिल्म यानी कि द सीडलेस फिल्म को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देखना, वो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है, आपको देखने में मजा आएगा। उसका लिंक आपको नीचे पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। और अगर आपका कोई डाउट है इस मूवी को लेकर तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए